नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। नया वीडियो आ गया है 5 नवंबर से 12 नवंबर के बीच का करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे रेलवे स्टेशंस के नाम के ऊपर। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आप सभी को पता है। ओके, पहला क्वेश्चन, 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023? ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ऑप्शन बी वन वर्ल्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ऑप्शन सी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन डी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन 1 का, जो G20 में कितने देश होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर है नीचे ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, क्यों लिया गया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर? जो भारत से जुड़ा हुआ, जो पुराने आपने पढ़ा होगा वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना, पूरा विश्व ही मेरा घर है, उस कॉन्सेप्ट पे लिया गया है। ठीक, ओके। कहाँ से लिया गया ये भी हमको पता रहना चाहिए। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, ओके। तो अभी का जो टैगलाइन या थीम है 2023 का G20 का, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको काम आएगा SSC में और मेंस में, एग्ज़ाम्स में, UPSC एग्ज़ाम्स में, कहीं भी काम आ सकता है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है ना हमको डिटेल में। ओके, ठीक है। ये उसका लोगो है, देखिए, ये पृथ्वी है, एक कमल फूल है, ये उसकी फ़ोटो है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया था, G20 का लोगो, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अजीत डोवाल, प्रसून जोशी, बिपिन रावत या ऑल ऑफ द अबव? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया है? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अभी अजीत डोवाल, प्रसून जोशी को और उसके साथ साथ 3 अन्य व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अजीत डोवाल कौन है? अजीत डोवाल की पूरी हिस्ट्री आप देखोगे तो रॉ से जुड़े हुए, IB से जुड़े हुए, बड़े बड़े जो सीक्रेट एजेंसी संस्था उससे जुड़े हुए हैं। तो अजीत डोवाल को मिला, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मिला, गिरीश चंद्र तिवारी को मिला है, दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र डंगवाल को भी मिला मरणोपरांत। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, अजीत डोवाल, प्रसून जोशी, ये सब लोगों को मिला हुआ है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये उसकी फ़ोटो उत्तराखंड गौरव सम्मान की, अजीत डोवाल, विपिन रावत, प्रसून जोशी और भी बाकी 2 लोगों को मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जिनको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, तो उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। खेल, साहित्य, नर्सिंग या फिल्म? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, नर्सिंग। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका, नर्सिंग। ठीक, ओके। नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक, ओके। फ़ोटो देखते हैं हम लोग, ये इंग्लिश में हो गया, 1973 में स्टार्ट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है ये। इसकी फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो, नर्सिंग अवार्ड जिनको मिला है, वो आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं इतना डिटेल में। कई क्वेश्चंस में ऐसा लगता है कि कितने लोग को क्या अवार्ड मिला, हर अवार्ड के आप नाम मत याद रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? वाई चंद्रचूड़, ऋतुराज अवस्थी, वी कामत, AK गोयल? सो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, ऋतुराज अवस्थी। ठीक, वापस यहाँ पर ले आता हूँ, ऋतुराज अवस्थी आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके।
विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ये बता देता हूँ मैं कि विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है और विधि आयोग की भूमिका जो रहती है सरकार को सलाह देने की रहती है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। उन्नीस सौ पचपन में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको देख लीजिए। 1955 पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। ऋतुराज अवस्थी को अभी नियुक्त किए हैं। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ओके, ठीक, ये उनकी फ़ोटो है ऋतुराज अवस्थी की। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में मेजबान राज्य कौन होगा? हु विल बी द होस्ट स्टेट इन द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? कौन होगा? उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? कौन होगा इसका मेज़बान? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का करे उत्तर प्रदेश। ओके, इसका तीसरा संस्करण है। कहाँ पर होगा? लखनऊ में। ठीक, ये लिखा हुआ लखनऊ शहर होगा मेज़बान, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, 25 से कम साल वालों के लिए आयोजित किया जाता है। 25 साल से जो कम उम्र के लोग हैं ना, उनके लिए आयोजित किया जाता है। ओके, ठीक है, तो 25 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये आयोजित होता है। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसका लोगो भी देख लीजिएगा, काम आ सकता है। चाहे आप किसी बड़े क्विज शो की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, काम आ सकता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये खेलो इंडिया का लोगो भी है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 मुख्य अतिथि कौन होंगे? हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2022? मोहम्मद इरफान अली, बेंजामिन नेतन्याहू, ऋषि सुनक या कमला हैरिस? बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के हैं, ऋषि सुनक यूके के हैं, पीएम है, कमला हैरिस यूएसए से रिलेटेड है, और मोहम्मद इरफान अली किस देश के हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो ग्लोबल लीडर्स हैं, विश्व के जो राजनेता हैं, उनको पता होना चाहिए आपको किस देश का कौन पीएम बना है, प्रेसिडेंट बना है, जो हाल ही में वर्तमान में 1 साल के अंदर। इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चीफ गेस्ट इसका कौन होगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गयाना या गुयाना बोलिए। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। कहाँ पर होगा ये? मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में। ठीक है, ये वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ओके, ये उनकी फ़ोटो है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद इरफान अली। ओके, गयाना के प्रेसिडेंट। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? विच एरोस्पेस कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? अभी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स न्यूज़ में था। स्काईलैब्स एरोस्पेस, कॉलिन्स एरोस्पेस, स्टारडोर एरोस्पेस या स्काई रूट एरोस्पेस? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक, ओके, स्काई रूट एरोस्पेस ये इसरो के साथ अभी इन्होंने एक डील की है, जिससे निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं। उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस रॉकेट, ये भी याद कर लीजिए, विक्रम एस रॉकेट। ठीक, 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, विक्रम एस रॉकेट, ये उसकी फ़ोटो है। इसके फाउंडर कौन कौन है इस कंपनी के, स्काई रूट के, वो भी इम्पोर्टेंट है, नागा भरत डाका और पवन चंदना। ठीक,
और इसमें और भी ऐसे रॉकेट लॉन्च होंगे जैसे विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, ऐसे करके अलग अलग रॉकेट लॉन्च होंगे। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का संचालन किया? विच कंट्रीज ऑपरेट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें लगभग 100 कोच थे। स्विस एल्प्स में चली थी 100 कोच, लगभग 100 इसमें डिब्बे थे। ठीक है, ओके। 175वां इनका साल था जब इनकी पहली ट्रेन चली थी, उसका 175वां वर्षगांठ था, इसीलिए इन्होंने ऐसे 100 कोच वाली एक ट्रेन चलाई। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। ये उसकी फ़ोटो है, देखिए कितना लंबा है ये, इधर से उधर पूरा दिख रहा है, इतना लंबा है ये, फ़ोटो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? हु विल होस्ट द वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023? इंडिया, टर्की, चाइना, साउथ कोरिया। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने आज तक कभी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप जो मुक्केबाजी की उसको आयोजन नहीं किया, लेकिन तीसरी बार होगा जब महिलाओं की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इससे पहले दिल्ली में 2006 और 2018 में ये टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है भारत में। ठीक है, अब उसके बाद 2023 में भी होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। इंडिया हैज़ नेवर होस्टेड अ मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बट दिस विल बी द थर्ड टाइम वुमेन्स इवेंट विल बी हेल्ड इन द कंट्री। द टूर्नामेंट हैज़ ऑलरेडी बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इन 2006 एंड 2018। ठीक है, ओके। ये उसका लोगो है, थोड़ा सा देख सकते हैं, IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, और ये मार्च से अप्रैल 2023 में होने वाला है नई दिल्ली, इंडिया में। मतलब तीनों बार नई दिल्ली में हुआ है, याद रख लीजिएगा। वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भारत ने होस्ट किया, तीनों बार नई दिल्ली में, 2006, 2018, 2023। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करके मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, M विश्वेश्वरैया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का तो 14 नवंबर होता है बाल दिवस। M विश्वेश्वरैया का इंजीनियर डे रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो A और C बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था, ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 11 नवंबर 1888 को। अच्छा, याद रखने लगा, 11 नवंबर, नवंबर मतलब 11वां महीना, 11/11/1888 सऊदी अरब के मक्का में अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। ये पूछ सकता है कि किस प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का या नेता का जन्म, या किसी ऐसे का जन्म, राष्ट्रपति तो नहीं लेकिन किसी ऐसे नेता का जन्म जो सऊदी अरब के मक्का में हुआ था, तो आएगा आपका आंसर अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उस दिन मनाया जाता है क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, ठीक है, तो ऐसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, ओके। अबुल कलाम आज़ाद, बॉर्न ऑन 11 नवंबर 1888 इन मक्का, सऊदी अरेबिया। ठीक, ओके, ये उनकी फ़ोटो है, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? साउथ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ इन विच सिटी? मैसूर, बेंगलुरु, चेन्नई या वेल्लोर? कहाँ पर इसको चलाया गया है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ओके। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण भारत की पहली और देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, तो कौन सी? और 4 ट्रेन हैं पहले जो चल चुकी है, वो आपको पता होना चाहिए, उसको देख लीजिएगा। ठीक, ओके। वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस बेंगलुरु के KCR रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। ठीक है, ओके। देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ चली है वो आपको पता होना चाहिए। नई दिल्ली से वाराणसी रूट पे चालू हुई, दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से कटरा रूट पे, और उसका तीसरा गांधीनगर मुंबई रूट पे चालू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और चौथा जो था वो ऊना नई दिल्ली के बीच में चला, तो 5वां ये वाला है, बेंगलुरु से चला, बेंगलुरु चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ओके। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये फ़ोटो है,
अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट करंट अफेयर्स का है। केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ये भी पता होना चाहिए आईसीसी मेंस प्लेयर किसको मिला और आईसीसी वुमेंस प्लेयर भी किसको मिला है, ठीक। सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, विराट कोहली को मिला है। और पहली बार नॉमिनेट हुए, ये भी बता देता हूँ, इससे पहले कभी विराट कोहली इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हुए थे, ठीक। तो पहली बार नॉमिनेट हुए। और अक्टूबर मंथ का महिला का अवार्ड किसको मिला है? वुमेंस क्रिकेटर, ये आएगा नीदा डार। अक्टूबर मंथ का आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? नीदा डार, जो पाकिस्तान की है, ठीक है। ये उनकी फ़ोटोज़ हैं, देख लीजिए अच्छे से, नीदा डार और विराट कोहली की, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया? विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाई कॉलिंस डिक्शनरी? पेंडेमिक, लॉकडाउन, परमा क्राइसिस या वैक्सीन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, परमा क्राइसिस, ठीक। ओके, ऑप्शन सी परमा क्राइसिस आएगा इसका आंसर। कॉलिंस डिक्शनरी भी हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करता है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर आता है, वैसे कॉलिंस डिक्शनरी का भी होता है, ठीक है। परमा क्राइसिस का क्या मतलब? परमा क्राइसिस का मतलब है कि साल कितना भयानक था, लोग कितना डर रहे हैं, असुरक्षित फील कर रहे हैं, अस्थिर फील कर रहे हैं, उनको डर लगा रहता था, चाहे कोविड से रिलेटेड हो, चाहे उनकी जॉब चली गई हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, या किसी को जॉब नहीं मिल रहा हो, तो ये सब परमा क्राइसिस के अंदर आता है। ओके, तो 2022 का जो शब्द था परमा क्राइसिस, कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर अलग होता है, कॉलिंस अलग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है परमा क्राइसिस। ओके, इसका मतलब ये था 2022 कितना भयानक था, भयावह था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित होता है? ये उसकी फ़ोटो है, देखिए, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, MTSI, ठीक। इसका आंसर आएगा गृह मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, ठीक है, इसके अंदर आता है वो। तो गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं के फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया, 576 भाषाओं के ऊपर सर्वेक्षण पूरा किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन है? बताइए, 3 साल में कौन चीन विजिट किया, चीन गया दौरे पर, पहले नेता से कौन बने? जस्टिन ट्रूडो, ओलाफ स्कोल्स, जॉर्जिया मेलोनी, फूमियो किसिडा। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओलाफ स्कोल्स। ओलाफ स्कोल्स कौन है? जर्मनी के नए चांसलर है। जर्मनी के पहले चांसलर कौन थी? एंजेला मर्कल, उसके बाद बने ओलाफ स्कोल्स। तो ग्रुप ऑफ 7 जो है उसमें 3 बार ये चीन गए हैं घूमने। वहाँ के नेता, चीनी नेता जिनपिंग और प्रीमियर जो हैं ली केकियांग, उनसे ये मिले, ठीक है। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे करंट अफेयर्स में बताता हूँ, वीकली करंट अफेयर्स 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं वो 25, 30 या 20 जो भी है वो मैं बताता हूँ वीकली, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? विच इंडियन कंपनीज वॉन द क्लाउड नेटिव अवार्ड एट 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड्स? भारतीय एयरटेल, वोडाफोन ग्रुप, BSNL या जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड? सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है, क्लाउड नेटिव अवार्ड, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। नोट कर लीजिए, ये लंदन में आयोजित विश्व संचार पुरस्कार समारोह में उसको मिला, ठीक है, जियो को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज़ द नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 9 नवंबर, 5 नवंबर, 14 नवंबर? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 नवंबर। 9 नवंबर को मनाया जाता है विधिक सेवा दिवस, ठीक है। यह अधिनियम 1995 से आज ही के दिन लागू हुआ था। 1995 को 9 नवंबर को लागू हुआ था, इसीलिए विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस डे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शहर 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है? हु इज होस्टिंग द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट फ्रॉम 7 नवंबर टू 9 नवंबर 2022? लंदन, रोम, पेरिस, जिनेवा। सो क्वेश्चन 18 का आंसर है, मैं फास्ट स्पीड से करा रहा हूँ, ऑप्शन ए लंदन। लंदन ये ट्रैवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है लंदन। ठीक है, ओके। इसका थीम क्या है? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। ओके, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ, ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का थीम है जो लंदन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? इसरो इज प्लानिंग टू सर्च ऑन द शैडो साइड मून कोलैबोरेशन विच कंट्री? रशिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। शैडो साइड क्या होता है? मून का जो हमको दिखाई नहीं देता पृथ्वी से। ओके, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी जापान। जापान की एजेंसी है जाक्सा, वहाँ पर भारत और जापान मिलकर लैंड करने की कोशिश करेंगे, मून के डार्क साइड की खोज की तैयारी करेंगे। ये लिखा हुआ है आपको डिटेल्स में, मैं शॉर्ट में बता दिया हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड? श्रीनगर, भोपाल, उदयपुर, नैनीताल। इसका आंसर है ऑप्शन है श्रीनगर, क्योंकि आपको पता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी एक ब्रांच है श्रीनगर डल झील में। ठीक है, तो महिलाओं द्वारा ये पहल की गई, बढ़ावा देने का महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा नामक पहल का आयोजन किया गया। ये लिखा है यहाँ पर, पढ़ सकते हैं। डल झील में किया गया, डल झील के आसपास के निवासियों के लिए किया गया। ओके, ठीक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका लोगो देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, 2 साल बाद किस राज्य में संगोई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? संगोई महोत्सव 2 साल से भी बंद था कोरोना की वजह से। सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, असम। सो इसका आंसर है क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर में 21 से 30 नवंबर के बीच में संगोई महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मणिपुर का राज्य पशु अर्थात संगई के नाम पर रखा गया। मणिपुर का राज्य पशु है संगई। ठीक है, ओके। नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर, संगई। 22वां क्वेश्चन, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? किस राज्य में सब जगह पर पूरे राज्य में सोने की एक जैसी कीमत रखी है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल। ये क्वेश्चंस खत्म होने के बाद मैं बोनस फैक्ट बताऊंगा आपको रेलवेज का, और नोट कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन 22 का आंसर आएगा ऑप्शन डी केरल। केरल ने क्या किया? बैंक दर के आधार पर सोने को एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में फोर्ब्स के लिए 20 एशियाई महिला उद्यमिक सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 5, 7, 3, 1। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 3। 3 महिलाएं इसमें थी, 3 महिलाएं। 3 महिलाओं का नाम क्या क्या है? गज़ल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर। सोमा मंडल हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की चेयरमैन। गज़ल अलग मामाअर्थ की हैं। नमिता थापर भी हैं एक तीसरी वुमेन। अब नमिता थापर किस ग्रुप की हेड हैं वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। ये देखिए तीनों की फोटो है, गज़ल अलग, सोमा मंडल और नमिता थापर। ठीक है, जिसमें से गज़ल अलग शार्क टैंक इंडिया में जज भी रह चुकी हैं। ठीक, ओके। क्वेश्चन 24, अरुण मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने में पहली भारतीय अमेरिका बन गई हैं? मैरीलैंड, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलास्का। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए मैरीलैंड। ठीक, ऑप्शन ए मैरीलैंड। भारतीय अमेरिकी राजनीतिक अरुणा मिलर ने मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पहले भारतीय बनी, उपराज्यपाल बनी, राज्यपाल बनी, मेयर बनी, वो पहले एमपी बनी, सांसद बनी। वो सब को लिख लीजिएगा कॉपी में, वो कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। ठीक है, ओके। ये उनकी फ़ोटो है। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 1964 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2014 टाइपिंग मिस्टेक हो गया 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सोचा जा रहा है? 2041 तक। ठीक है, किस शहर को बनाने का प्लान किया जा रहा है? आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा को ये बनाया जा रहा है कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाया जाए। मथुरा वृंदावन का लक्ष्य 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, लाइफ साइंस डाटा के लिए भारत के रिपोजिटरी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा? भारत जीवन विज्ञान डाटा केंद्र, भारतीय बायोटेक डाटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर और
चौथा है लाइफ साइंस डाटा सेंटर। सो क्वेश्चन 26 लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। ठीक है, ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC। इसकी क्षमता है लगभग 4 पीटाबाइट, ये भी पता होना चाहिए, 4 पीटाबाइट है इसकी क्षमता। द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ IBDC इज़ 4 पीटाबाइट्स। ओके, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट रेलवे फैक्ट्स देखते हैं, किस रेलवे स्टेशन का बड़ा नाम, छोटा नाम है, क्या रिकॉर्ड्स है वर्ल्ड का भी देखेंगे, फिर ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं रेलवे फैक्ट्स। सो रेलवे फैक्ट्स देखते हैं, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट रेलवे स्टेशन नाम वर्ल्ड में और इंडिया में किसके हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन का नाम है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है, ललन फेयर, WLLGYNY, पता नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। ये कहाँ पर है? ये वेल्स में है। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन नेम इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रिकॉर्ड है इसमें 58 लेटर्स हैं, ये देखिए लिखा है, वेल्स में है ये। ललन फेयर PWLGYWN, बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, वेल्स में है, ये उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, कठिन है, बस ये याद रखिए कहाँ पर है ये। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट अफेयर्स के अलावा कुछ अलग भी एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत की। भारत का अगर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन नाम की बात करें तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम, जिसका नाम है पुरुतची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम है। ठीक है, ओके, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के नाम की बात करें तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन ऑफिशियली यही है। ओके, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबे रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओके, उसके बाद आता है, उसके बाद जो अगला आता है क्रांतिवीर संगोली रैन्ना बेंगलुरु स्टेशन। ये जो है ये आता है दूसरे नंबर, भारत का सबसे दूसरा लंबे नाम का बात करें, क्रांतिवीर संगोली रैन्ना। ठीक है, ओके, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ये उसकी फ़ोटो है स्टेशन की। संगोली रैन्ना की खास बात क्या है आप याद रख लीजिए, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1798 को और इनकी मृत्यु हुई थी 26 जनवरी 1831 को। तब तो खैर भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र गणतंत्र नहीं बना था, लेकिन अगर पूछ सकता है किस व्यक्ति की जन्म हुआ था 15 अगस्त को और मृत्यु हुई 26 जनवरी को, तो आपका आंसर आएगा संगोली रैन्ना। ठीक है, ओके, इनके नाम पर है भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। ठीक, ओके, ये कुर्बा गौड़ा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, कुर्बा गौड़ा कम्युनिटी। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये कुर्बा गौड़ा समुदाय से जुड़े हुए थे। ओके, जन्म 15 अगस्त को हुआ और मृत्यु 26 जनवरी को हुई, 33 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कित्तूर साम्राज्य में थे। ठीक, ओके, तीसरे नंबर पर आता है वेंकट नरसिम्हा राजू वेरपट्टे, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर है ये है सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम। अब देखिए, कई जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि वेंकट नरसिम्हा राजू वेरपेट्टू सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम है। अगर लगातार अक्षरों की बात की जाए तो ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, अगर लगातार अक्षर जुड़े हुए हैं जो, उसकी बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन यही है। लेकिन अगर गैप की बात की जाए, जैसे जो मैंने डॉक्टर MG रामचंद्रन वाला बताया चेन्नई का, उसमें गैप है, शब्दों के बीच में गैप है, स्पेस है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो चेन्नई का बड़ा है, और लगातार शब्दों की बात की जाए तो वेंकट नरसिम्हा राजू वेरपट्टी, ये जो है तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर पर है, ये सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। नाम, सबसे लंबा नाम है रेलवे स्टेशन का भारत का। ओके, क्योंकि लगातार अक्षरों की बात कर रहे हैं तो, लेकिन अगर गैप की बात की तो चेन्नई का आएगा, फिर संगोली रैन्ना बेंगलुरु का आएगा, फिर तीसरे नंबर पर ही आएगा। ठीक, ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना है हमको। ओके, ठीक। भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन नाम दो है, इसमें दो आते हैं, एक है ओड रेलवे स्टेशन जो गुजरात में आता है, और दूसरा है इब रेलवे स्टेशन जो उड़ीसा में आता है। दोनों नाम को याद रख लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट, ओड और इब। ओड गुजरात में और इब उड़ीसा में। ठीक है, आनंद जंक्शन और गोधरा जंक्शन के बीच में ओड रेलवे स्टेशन और इब उड़ीसा में आता है। ठीक है, ओड रेलवे स्टेशन भारत के गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर रेलवे स्टेशन है ये, और एक है इब। ठीक, इब उड़ीसा में आता है, सबसे छोटा स्टेशन नाम है। ठीक है, ओके, नोट कर लिया, इम्पोर्टेंट था ये। तो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन का नाम, सबसे छोटा रेलवे स्टेशन का नाम मैंने बता दिया है, भारत का भी और विश्व का भी, तो इसको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा बोनस अफेयर्स
बोनस जो फैक्ट्स रहते हैं वो बताते हैं करंट अफेयर्स के साथ। ओके, जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, उसमें काम आ सकता है ये। ओके ठीक है, ध्यान रखिए अपना, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।